नमस्कार दोस्तों, बात करते हैं हिमालय स्पेशलिटी केमिकल की। 46.4 का स्टॉक हो चुका है। 4.5 मिलियन शेयर्स यहाँ पर ट्रेड हुए हैं और 2% के आसपास ही गिरावट स्टॉक में हुई है। अगर आप हिमालय की बात करें तो यहाँ पर तीन बड़ी खबरें हैं मार्केट में जहां भारी गिरावट हो रही है। ये चिंता तो है ही कि ऐसा ना हो कि एचएससीएल में भी भारी गिरावट हो जाए और स्टॉक आपके जो ये सपोर्ट है वहां से ब्रेकडाउन देके नीचे जाकर गिरे। और दूसरी फिक्र ये भी है कि केयर ने इसकी रेटिंग्स को डाउनग्रेड कर दिया है, AA+ से AA नेगेटिव कर दिया है और उसकी वजह से भी थोड़ी सी गिरावट यहाँ पर एक्सपेक्ट करके चलना चाहिए। साथ में ही जो एफआईआई की बिकवाली और कोविड का डर है उसकी वजह से स्टॉक दोबारा से फिसलता हुआ दिखाई दे सकता है। तीनों की ही बात करेंगे। क्या आपको स्टॉक से निकलना चाहिए, स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए, रुकना है स्टॉक में या नहीं, सब कुछ बात होगी यहाँ पे। चलिए शुरू करते हैं, बट उससे पहले अगर आप चैनल पे नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो एंड हिट बेल आइकन ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करें बाजार की, तो बाजार में हो गई है भारी गिरावट और इसी गिरावट में बहुत सारे लोग डर गए हैं, बहुत सारे लोगों को मौका दिखाई दे रहा है। मुझे स्पेसिफिकली अगर आप बात करें तो ये बहुत अच्छा मौका है आपको उन स्टॉक्स में निवेश करने का जो कि आपको हायर प्राइस पर अवेलेबल थे। एचएससीएल को लेकर के क्या राय है मेरी, उसकी बात करूंगा मैं कि क्या होल्ड करना है या निकाल देना है, कैसा स्टॉक है। बट उससे पहले अगर आप देखोगे तो निफ्टी बैंक में 1500 पॉइंट से करीब की गिरावट हुई। निफ्टी मिड कैप में, स्मॉल कैप में भारी गिरावट 4% के आसपास की देखने को मिली। निफ्टी नेक्स्ट 50 में 3% और निफ्टी 50 में 3% के आसपास की गिरावट हुई है। तो बाजार को अगर आप देखोगे तो बाजार मुंह के बल आके गिरा है और फार्मा सेक्टर के कुछ स्टॉक्स में थोड़ी बहुत रैली जरूर है। सिप्ला, डॉक्टर रेड्डी, दिवीज लैब में थोड़ी तेजी जरूर देखने को मिली, बट बहुत ज्यादा तेजी की उम्मीद आपको यहाँ पर भी नहीं करनी चाहिए। देखो प्रॉब्लम ये है कि सिप्ला वगैरह जो कंपनीज हैं वो ऑलरेडी ओवर वैल्यूड जोन में आ चुकी हैं। फर्स्ट जब लॉकडाउन लगा आपका, सेकंड लॉकडाउन लगा, उस टाइम में फार्मा बहुत चली है। ऐसे में अभी यहाँ पे फार्मा के चलने की उम्मीद बहुत थोड़ी सी कम है। अच्छी कंपनीज हैं जो देखो, जो ये फियर का माहौल है, जो कोविड का डर है ना, उसकी वजह से तो नहीं चलेंगी। फंडामेंटली अगर कुछ अच्छा हो रहा है, टेक्निकल पैटर्न में कुछ हो रहा है तो उसकी वजह से भले ही चले और वो बाकी कंपनीज भी हो सकता है। जैसे नेस्ले इंडिया है, कोई फार्मा की कंपनी नहीं है बट टेक्निकल फैक्टर अच्छे थे तो ये उस दिन भी अच्छा काम कर रही थी। वेस्टर्न कॉर्प हो गया, कपड़े की कंपनी है, वहां अच्छा काम हुआ। ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो कुछ कुछ चीजें हैं जो आपको इस गिरावट के बाजार में भी तेजी में दिखाई देंगी और उन्हीं चीजों को आपको ट्रैक करना है। सबसे पहले बात करते हैं कि कोविड को लेकर के क्या अपडेट्स हैं और क्या वहां पर कुछ अब नई अपडेट जिसकी वजह से तेजी का माहौल यहाँ पर बन सकता है या नहीं। देखो सबसे पहले बात करते हैं खबर की। खबर है हमारे सामने, इंडियन स्टॉक मार्केट फेल sharply today in tandem with a similar sell-off in other Asian market over fears of a new South Africa COVID variant that could be more infectious than Delta. The Sensex fell about 1,500 point to 57,300 at day's low, while Nifty was struggling below 17,200. सेंसेक्स में गिरावट हुई, निफ्टी में गिरावट हुई। एशियन बाजार में पूरा का पूरा फिसला सेल ऑफ देखने को मिला। अगर आप अमेरिकन बाजार की बात करें 2% वहां डाउ फ्यूचर फिसले हैं। साथ में ही अगर आप देखोगे तो जो प्रॉब्लम है वो है नया कोविड वेरिएंट जो साउथ अफ्रीका में मिला है। साथ साथ आप पढ़िए कुड बी मोर इन्फेक्शियस, जो कि शायद डेल्टा वेरिएंट से मोर इन्फेक्शियस हो सकता है। डब्ल्यूएचओ ने हालांकि अनाउंस किया है डेल्टा वेरिएंट से ज्यादा खतरनाक है ये। अब प्रॉब्लम ये है कि डेल्टा वेरिएंट का इंडिया में चला था, अगर आपको ध्यान हो तो डेल्टा वेरिएंट का जो असर था इंडिया में बहुत ज्यादा नहीं हुआ था, इंडिया में नहीं फैला था ये। सेकंड लॉकडाउन के बाद अराउंड मई, जून, अगस्त में, जून जुलाई अगस्त के आसपास, जुलाई अगस्त में डेल्टा वेरिएंट केरला में 10-12 केसेस मिले थे और जिसके बाद खबर आई थी कि थर्ड लॉकडाउन भी लगाया जा सकता है अक्टूबर के आसपास, बट वो नहीं हुआ। आप देख सकते हैं कि अभी भी हम अच्छे से घूम रहे हैं, वैक्सीनेशन हो चुका है, 100 करोड़ का मार्क हमने पार कर लिया है। तो कहीं ना कहीं आपको ये बात मानना पड़ेगा कि भारत ये में इस जो नया वेरिएंट है उसका असर थोड़ा सा कम देखने को मिलेगा। अब प्रॉब्लम ये है कि कोविड की वजह से गिरावट हो रही है या फिर एफआईआई की वजह से गिरावट हो रही है, ये दोनों को मिक्स किया जा रहा है, वो आपको समझना पड़ेगा। देखिए जो नया कोविड वेरिएंट है उसको आप किस तरह से देखते हो। वाइल द इसको सबसे पहले आप देखो कि साइंटिस्ट इन साउथ अफ्रीका हैव अनाउंस्ड दे हैव डिस्कवर्ड इट। ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा केसेस आने लग गए हो या बहुत ज्यादा लोग बीमार पड़ रहे हो उसके बाद हॉस्पिटल आए हो तो पता लगा हो, नहीं, they have intentionally discovered the COVID variant। ये कोविड वेरिएंट जो था कि हाँ भाई ये बदल रहा था, आपको पहले भी पता है कि कोविड वेरिएंट जो है, कोविड जो है वो लगातार अपने नए नए वेरिएंट बना रहा है। वही चीज हुई है, तो नया कोविड वेरिएंट मिला है, कुछ नया नहीं, हमें पता था इस बारे में पहले से ही। अब while the impact on human life is not yet established, ह्यूमन लाइफ पर क्या असर पड़ेगा, क्या ये ज्यादा हार्मफुल होगा, नहीं हार्मफुल होगा या कम हार्मफुल होगा, ये अभी तक हमें पता भी नहीं है, ठीक है। उसके बावजूद भी इतनी भारी गिरावट होगी और आप बोलोगे कोविड की वजह से हुई है, तो ऐसा नहीं है। जो सबसे बड़ा कारण है भारतीय बाजारों में या पूरे इकोनॉमी में गिरावट का, अगर आप वर्ल्ड इकोनॉमी की भी बात करते हो, वो है एफआईआई। आपको याद होना चाहिए कि पहला लॉकडाउन
तब बहुत सारी इकोनॉमीज ने नोट प्रिंट किए थे। भारत में भी नोट प्रिंटिंग हुई थी, अमेरिका में भी नोट प्रिंटिंग हुई थी और बहुत ज्यादा नोट प्रिंट करके मनी सप्लाई को बढ़ाया गया था ताकि महंगाई को कंट्रोल किया जा सके, लोगों के हाथ में पैसा पहुंचाया जा सके। गवर्नमेंट ने 1 लाख करोड़ 2 लाख करोड़ के बहुत बड़े बड़े वादे किए थे उस टाइम पे लोगों के पास पहुंचाने के लिए, और वो मदद भेजी भी थी। तो मदद पहुंची थी, उसकी वजह से गवर्नमेंट्स को नोट प्रिंट करना पड़ा था, लोगों के हाथ में पैसा पहुंचा। अब जब लोगों के हाथ में पैसा पहुंचे तो आपको ध्यान होगा कि 18 महीने में बहुत ज्यादा लोग ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पर आए हैं और इसी वजह से निफ्टी 50 आपका 18,000 18,500 क्रॉस कर गया, सेंसेक्स 60,000 हो गया, बहुत सारे इंडेक्सेस डबल हो गए हैं आपके, ऑलमोस्ट डबल से भी ज्यादा हो गए हैं। ठीक है, तो कहीं ना कहीं उसकी वजह से मनी सप्लाई बहुत ज्यादा बढ़ गई अमेरिका में भी और इंडिया में भी। अभी आप अगर इसी खबर को पढ़ते हैं तो आपको मिलेगा कि फेडरल रिजर्व ने यहाँ पे मॉनेटरी पॉलिसी को टाइटन अप करना स्टार्ट कर दिया है, क्योंकि महंगाई बहुत ज्यादा बढ़ रही, चाहे आप पेट्रोलियम प्रोडक्ट को देख लो चाहे फूड आइटम्स को देख लो, महंगाई बहुत तेजी से बढ़ रही है। इसी वजह से मॉनेटरी पॉलिसी को टाइटन अप किया जा रहा है, मनी सप्लाई को खींचा जा रहा है, मनी को वापस बटोरा जा रहा है। और अगर जब भी ऐसा होता है तो फिर इस तरह की बिकवाली भारतीय बाजार में या किसी भी स्टॉक मार्केट में देखने को मिलती है। वही चीज अमेरिकन बाजार में भी हो रही है, वही चीज भारतीय बाजारों में भी हो रही है। नाम आप कोविड कुछ भी दे लो कि कोविड की वजह से हुई है गिरावट या कुछ भी, बट यहाँ पर अक्टूबर की शुरुआत से ही गिरावट हो रही है भारतीय बाजारों में, लगातार निफ्टी 50 फिसला है आपका। अगर कोविड की ही बात है तो पिछले 2 से 3 दिनों में आपको ये नाम सुनाई दे रहा है कि कोविड दोबारा आ रहा है, बट ऐसा नहीं है कि गिरावट 2 से 3 दिनों में हुई है, नहीं, पूरा अक्टूबर फिसला है बाजार आपका। तो एकमात्र कारण है एफआईआई। अभी एफआईआई अगर जब तक बिकवाली में रहेंगे तब तक भारतीय बाजारों में गिरावट रहेगी और उसका जो असर रहेगा वो एचएससीएल पर आपको साफ देखने को मिलेगा। तो होल्ड करो स्टॉक को, यहाँ पर बेचने की मेरी सलाह बिल्कुल भी नहीं रहेगी, डरना नहीं है, पैनिक सेलिंग आपको यहाँ पर नहीं करनी है। सपोर्ट की बात करें तो स्टॉक में जो सपोर्ट, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की अगर आप बात करते हो तो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट आपको 40-41 रुपीज के आसपास का है। इस बार एक चीज आपको ध्यान रखना है कि आपको बेचना है स्टॉक को, कहां पर बेचना है उसकी बात करें तो देखो जहां पर भी आपने खरीदारी की हो 55-56 के आसपास का जब स्टॉक हाई लगाएगा, जब यहां से बाउंस बैक दिखाएगा, थोड़ा नीचे आता है, अगर आपने यहां पर खरीदारी की है तो एवरेज करो, नीचे आता है तो 40-42-43 रुपीज के आसपास का अगर बॉटम बनाता है तो यहाँ पर एवरेज करके स्टॉक जब बाउंस बैक दिखाएगा, और वो होगा क्योंकि मार्केट में रिकवरी बहुत तेजी से आएगी और एचएससीएल में भी रिकवरी आपको देखने को मिलेगी, तो जब 55-56 के आसपास तक दोबारा जाएगा तो वहां पे अपना प्रॉफिट बुक कर लेना। स्टॉक से निकलना है इस बार, क्योंकि स्टॉक में मैनिपुलेशन का दौर जारी है थोड़ा सा, तो यहाँ पे बहुत टाइम इस समय पे थोड़ा सा रुकना थोड़ा सा प्रॉफिटेबल कम लगता है, इसीलिए जब 55-56 क्रॉस करता है तो उस समय पे प्रॉफिट बुक करना। मार्केट जब तक बहुत स्टेबल नहीं हो जाता है तब तक मेरी रुकने की सलाह यहाँ पे नहीं रहेगी, बट अभी नहीं बेचना है, पैनिक सेलिंग आपको नहीं करनी है। नीचे आता है उसके बाद बाउंस बैक करेगा, एक अच्छा प्रॉफिट बुक करो इसमें और उसके बाद निकलना है कंपनी से। ठीक है, बात करें आरएसआई की, आरएसआई का 42 का हो चुका है, 12 नंबर मतलब 12 पॉइंट से आरएसआई और नीचे जाता है तो ओवरसोल्ड जोन में जाएगा और ओवरसोल्ड जोन अराउंड यहीं पर बनेगा आपका 44 रुपीज के आसपास का, तो वहीं पर आपको एवरेज करके निकलने की मेरी सलाह है। बाकी फंडामेंटली अगर अभी भी कंपनी को देखोगे तो स्पेशलिटी केमिकल्स की डिमांड अच्छी है और फंडामेंटल्स भी कंपनी के काफी ठीक ठाक है। सितंबर क्वार्टर का रिजल्ट काफी नॉर्मल आया, 4.8% का मार्जिन है, तो कंपनी स्टेबल है और स्टेबिलिटी ही चाहिए आपको। ऐसी गिरावट के बाजार में थोड़ा सा डिसीजन लेना मुश्किल हो जाता है, बट फिर भी स्ट्रेटजी ही रखो कि नीचे आता है बाउंस बैक करेगा, शॉर्ट कवरिंग यहाँ पर देखने को मिलेगी, उस टाइम पे आपको निकलना है बाजार से। बहुत टाइम यहाँ पर देखो 58 के आसपास का अगर हाई लगाता है ऊपर जाके तो निकलो, उसके बाद जब एक ब्रेकआउट होगा यहाँ पे तो मैं दोबारा आपको बताऊंगा कि कब खरीदारी, कहां पर खरीदारी आपको करनी है अच्छे प्रॉफिट के लिए। बाकी तब तक के लिए होल्ड करो कंपनी को। वीडियो यहीं खत्म करते हैं, पसंद आए तो लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। लास्ट कॉल ऑलवेज भी क्या है आपके स्ट्रेटजी स्टॉक में, प्लीज कमेंट करके शेयर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।